अब की बार देश में 400 पार और बिहार में 40 का 40 पार आया, तो उसको भी, भारती को भी दे दिया, इधर पप्पू को भी पीठ पोष दिया कि तुमको भी कांग्रेस देंगे। अरे सब क्या थके हारे हुए बेगूसराय का चुनाव जीत सकते हैं क्या? बगल का खगड़िया का चुनाव हमारे सीपीएम के साथ ही लड़ रहे हैं, वो क्या लड़ेंगे? मामला है जो झारखंड में रहते हैं और इन्हीं के राज्यसभा सदस्य हैं और करोड़ों रुपया पे सोते हैं, तो क्या उन पर ईडी का छापा नहीं पड़ेगा? क्या जो दक्षिण के अब के विधायक पकड़ाए कांग्रेस के, उनके पास पैसे निकले? तो हमें लगता है कि तक जिस कांग्रेस ने दलितों को न्याय नहीं दिया, वंचितों को न्याय नहीं दिया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, और वैसी पार्टी, बूढ़ी पार्टी, थकी हुई पार्टी, नख और सिख जिसके झड़ गए हैं, वैसी पार्टी अब नई आशा की किरण पैदा कर रही है और कह रही है कि हम न्याय देंगे। ये कौन सा न्याय है? ये न्याय जब वो अपने पार्टी के लोगों को न्याय नहीं दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने के लिए नहीं, एनडीए की सीट घटाने के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो तो लोकसभा चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही इंडिया गठबंधन बिखर गया। देखिए, बेगूसराय का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है और इतना गर्मी जैसे जैसे पूरा एकदम डिग्री जिस तरह से टेम्परेचर बेगूसराय का बढ़ रहा है, उसी तरह लोकसभा का भी गर्मी माहौल बढ़ रहा है। अभी हमारे साथ खगड़िया के संगठन प्रभारी, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी एवं भारत सरकार के अधिवक्ता और हमारे साथ वरिष्ठ नेता अमरेंद्र कुमार अमर जी हैं और उनसे जानते हैं, बात करते हैं, और इनसे बेहतर अभी इस माहौल को कौन जान सकता है। तो आइए हम जानते हैं बेगूसराय का माहौल और बेगूसराय का लोकसभा का चुनाव। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेगूसराय खबर का भी बहुत बहुत स्वागत। सर, ये बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 एनडीए यानी इंडिया का टक्कर किस तरह से देख रहा है? मैं मानता हूँ कि लोकसभा चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही इंडिया गठबंधन बिखर गया। जिन राज्य के कुनबों को जोड़ जोड़ कर इंडिया गठबंधन बना था, वो कुनबा चुनाव आने से पहले ही बिखर गया। ममता बनर्जी ने पहले ही झंडी दे दिया कि यहाँ तो केवल ममता बनर्जी है, यहाँ कांग्रेस का क्या काम है। उससे आगे अखिलेश की भी वही स्थिति हो गई। जो दक्षिण के राज्य थे और जहाँ पर क्षेत्रीय छत्रप थे, उनके साथ भी कमोबेश वही स्थिति थी। महाराष्ट्र में भी अभी तक सीटों का शेयरिंग नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, एक ऐसा मजबूत गठबंधन जिसके साथ जो भी दल हैं वो एकीकृत रूप से समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन चुनौतियों को चुनाव आने से पहले ही स्वीकार करने में असफल रहा है। अब तो स्थिति यह है कि कांग्रेस को भी बहुत लोगों से परहेज है, बहुत क्षेत्रीय छत्रपों को कांग्रेस से परहेज है। आज आप पंजाब में जो स्थिति देख रहे हैं वही स्थिति है। अभी भी आप और कांग्रेस का दिल्ली में ठीक नहीं हो पाया है। राजस्थान और जो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और भाजपा के आमने सामने के टक्कर हैं, उसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो वहां पर तो कांग्रेस किसी को भाव देती नहीं है। इसीलिए हमारा मानना है कि कांग्रेस जहां है वहां कांग्रेस लड़ रही है और जहां क्षेत्रीय छत्रप हैं वो कांग्रेस को दरकिनार करके लड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि प्रथम दृष्टया, इसीलिए मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने के लिए नहीं, एनडीए की सीट घटाने के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। इसीलिए हमें लगता है कि ये एक तरफा लड़ाई इंडिया गठबंधन का एनडीए के साथ है और एनडीए अब की बार 400 पार। सर, ये बताइए, अभी कांग्रेस के द्वारा संकल्प पत्र जारी कर दिया गया, उसमें न्याय और संवाद ये तरह का उसमें दिया गया है, तो मुद्दा उठाया गया, तो क्या लगता है कि ये बात सफल हो पाएगा? आज़ादी के बाद 60 वर्षों तक जिस कांग्रेस ने दलितों को न्याय नहीं दिया, वंचितों को न्याय नहीं दिया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, और वैसी पार्टी, बूढ़ी पार्टी, थकी हुई पार्टी, नख और सिख जिसके झड़ गए हैं, वैसी पार्टी अब नई आशा की किरण पैदा कर रही है और कह रही है कि हम न्याय देंगे। ये कौन सा न्याय है? ये न्याय जब वो अपने पार्टी के लोगों को न्याय नहीं दे रहे हैं, जो पार्टी के छत्रप एक के बाद एक बड़े से बड़े स्टॉलवर्ट उनको छोड़कर जा रहे हैं, तो जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, जो पार्टी के समर्पित नेता रहे हैं, वो उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर अन्य लोगों को क्या न्याय देंगे? इसीलिए हमें लगता है कि इनका जो ये घोषणा पत्र है ये झूठ का पुलिंदा है और आज़ादी के बाद
लगातार 50-60 वर्षों तक आपने जो लोगों को ठगा, जो वंचितों को ठगा, आदिवासियों को ठगा, लोगों को ठगा, इसीलिए उससे निकलने की एक कवायद है। और अब तो हमें लगता है कि कांग्रेस अपने अंतिम कालखंड में है। एक बूढ़ी कांग्रेस, एक थकी हुई कांग्रेस, एक नेतृत्व विहीन कांग्रेस, जिस डूबती हुई नाव को छोड़कर सारे लोग जा रहे हैं और एक के बाद एक क्या कतार लगी हुई है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि एक थकी हुई कांग्रेस, एक बूढ़ी कांग्रेस, एक नेतृत्व विहीन कांग्रेस, एक ऐसी कांग्रेस जो इंडिया को एक साथ समेकित रूप से बांध कर नहीं रख सकती है, उसका घोषणा पत्र भी वैसा ही थका हुआ है, जिसमें आशा की कोई दूर दूर तक किरण दिखाई नहीं पड़ती। कि सर कहा जाता है कि अगर कोई कांग्रेस या कोई भी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आता है तो उसके पूरे कर्म यानी बुरे कर्म जो थे वो सब धुल जाते हैं। और भारतीय जनता, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊं कि पूरी पार्टी एक बार 1984 में जीत कर आती है और मिस्टर क्लीन के रूप में राजीव गांधी आते हैं और मिस्टर बैड के रूप में चले जाते हैं। इतने घोटाले, अब उन घोटालों का नाम भी याद नहीं है नई पीढ़ियों को। तो हमें लगता है कि कोल घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ही घोटाले। लेकिन क्या 10 वर्षों में आपने देखा कि मोदी जी के विपक्ष है, उसको अधिकार है, कोई घोटाले नहीं आए। तो हमें साफ लगता है कि जो भ्रष्टाचार की बात है वो तो एक भी मंत्री पर, एक भी सरकार पर, कोई एक भी हो। अब जहाँ दूसरा सवाल है कि भाई जो लोग आते हैं निकलकर, ईडी का मामला है, बड़े ऐसे लोगों का मामला है जो झारखंड में रहते हैं और इन्हीं के राज्यसभा सदस्य हैं और करोड़ों रुपया पे सोते हैं, तो क्या उन पर ईडी का छापा नहीं पड़ेगा? क्या जो दक्षिण के अब के विधायक पकड़ाए कांग्रेस के, उनके पास पैसे निकले? तो हमें लगता है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने राजनीति को इसी रूप में जिया है। और आज तो जो प्रधानमंत्री हमारे सामने हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो एक ऐसा आदमी है कि जिसको मैं नरंती देव के रूप में कहूँ कि ना तो हं कामे राज्यंग ना स्वर्गंग ना पुनर्भवम खाम ए दुख तप्ता नाम प्राणी नामाति नाशनम। ना बैंक बैलेंस, ना एसेट्स, ना लाइबिलिटीज, ना पैसा, ना जमीन, ना अपार्टमेंट। ऐसा प्रधानमंत्री तो लोगों को देखा ही नहीं होगा, फकीर प्रधानमंत्री। और जब वो बनारस में अपना पर्चा भरते हैं तो एसेट और लाइबिलिटीज भरते हैं। लेकिन जब हमारे युवराज कांग्रेस के जब पर्चा भरते हैं तो उनके पर्चे को भी देख लीजिए और उनका डिक्लेरेशन भी देख लीजिए। क्या संपत्ति है, यहां भी संपत्ति है, देश में भी है, और देश पर विश्वास नहीं है तो विदेश में भी संपत्ति है, क्योंकि देश से भागेंगे तो विदेश का संपत्ति काम आएगा। इसलिए ऐसे लोग भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर सकते। और जिन लोगों का कहना है कि वो बीजेपी में आते हैं तो धुल जाते हैं, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को आने का अधिकार है, हम किसी को बुलाते नहीं है। आज जो लोग आते हैं बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, बीजेपी में स्वागत है, फिर बीजेपी उन पर विचार करती है वो पार्टी बने नहीं बने, लेकिन बीजेपी की संस्था में किन्हीं को रोक नहीं है। इसलिए मेरा साफ कहना है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नैया है। कांग्रेस जिसने कुशासन में, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, 2 दर्जन से ज्यादा घोटाले के आरोप तो यूपीए गवर्नमेंट में 10 साल में लगे। जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह मौन थे और सारी सरकार हमारे सोनिया गांधी चला रही थी। तो क्या 10 साल में आप नरेंद्र मोदी जी का एक भी घोटाला कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ये आरोप है, और जिनको बीजेपी में आना है स्वागत है। अब किन पर घोटाला है नहीं है ये कानून अपना काम करेगा। ये तो केजरीवाल भी कह रहे थे, और केजरीवाल को हाईकोर्ट ने कहा कि भाई सम्मान को अवे करो, जाओ, पूछताछ होगी। और आज जो लोग आपके लोग जेल में बंद हैं, वो तो हाईकोर्ट के सामने पिटीशन होता है, बेल पिटीशन होता है। मैं तो लॉयर हूं, और वहां पर जब वो गलत आरोप होगा और जब फैक्ट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? तुरंत बेल हो जाएगा। तो जी लोग इतने दिन से जेल में क्यों बंद हैं और क्यों केजरीवाल जेल में चले गए? इसलिए ये बात सही है कि आप पर आरोप पत्र गठित किया जा सकता है, आप पर मुकदमे किए जा सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका के अंदर न्याय होता है और न्यायपालिका बीजेपी के अंदर नहीं है। इसीलिए तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, जिसका इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस के लोग, आपके लोग, ऐसे लोग जो दक्षिण के राज कर रहे हैं, स्टालिन जैसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के लोग हैं, यही तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों की हिफाजत के लिए इंडिया गठबंधन बना हुआ है। और एक तरफ ऐसा फकीर है जिसको न जमीन है, न जायदाद है, न बैंक बैलेंस है, इसलिए कोई मुकाबला नहीं है भ्रष्टाचार पर इन लोगों का। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम साथ है,
तो क्या लगता है कि आपको कुछ नहीं लग रहा है कि ये मुकाबला पूरा एकदम हॉट रहने वाला है? हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ नीतीश कुमार जी, जिनका एक विकास का एक लंबा इतिहास है, और साथ ही साथ एक युवा नेता जो दलितों का बड़ा नेता निकल कर आया है, चिराग पासवान, एक ऐसा नेता जो दलित और पिछड़ों में क्या कहते हैं, मुसहर समुदाय में बड़ा लोकप्रिय है, मांझी जी, पारस जी, ये सारे लोग, कुशवाहा जी, ये सारे लोग एक साथ हैं, और इसीलिए हमने बड़ा स्पष्ट रूप से सीटों का बंटवारा करके अपना काम कर दिया। लेकिन दूसरे तरफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमें तो लगता है थका हुआ गठबंधन, ऐसा गठबंधन जो लोकसभा का चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। हमें तो लगता है कि तेजस्वी यादव जी 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अब ललन सिंह के खिलाफ उन्होंने जो उम्मीदवार दिया, कौन उम्मीदवार है मैं चर्चा नहीं करना चाहता। क्या इस उम्मीदवार के माध्यम से आप मुंगेर का चुनाव जीत सकते हैं? क्या थके हारे हुए बेगूसराय का चुनाव जीत सकते हैं? क्या बगल का खगड़िया का चुनाव हमारे सीपीएम के साथी लड़ रहे हैं, वो क्या लड़ेंगे? इसलिए सारे जगहों पर हमको लगता है कि एक तरफा मुकाबला है, और इस बार, पहले पिछली बार तो 39 सीट हुई थी, इस बार लगता है कि किशनगंज के साथ साथ 40 के 40 सीट जीतेंगे। ये लोकसभा का चुनाव नहीं, आने वाले विधानसभा में तेजस्वी जी की ताजपोशी हो, उसके हिसाब से जातीय समीकरण बुन के अपना उम्मीदवार बना रहे हैं और उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं। ये तो अपने जो इनके वोटिंग ग्रुप हैं उनको भी खुश नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस बार लगता है कि ये बेमेल गठबंधन तैयार है राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार स्तर पर भी। इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए यदि मुकाबला होता तो मर्द के साथ सामने में सीटों का गठबंधन करके बांटते, चुपके से लिफाफा लालू जी के घर में बढ़ता, आया तो उसको भी, भारती को भी दे दिया, इधर पप्पू को भी पीठ पोस दिया कि तुमको भी कांग्रेस देंगे। अरे सब लड़के मर गया, चुपचाप लिफाफा बांट के टिकट बांट रहे हो। अरे जब सामने सामने लड़ाई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का बंटवारा करके उसको टिकट बांटते, चुपचाप लिफाफा लड़ाई करोगे एनडीए से। इस बार 40 के 40। और मोदी जी के द्वारा एक नारा है, अब की बार 400 पार। क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? इस बार नारा है अब की बार 400 पार, और आप देखें कि 2014 में हम जितना थे 19 में उससे ज़्यादा हो गए, 19 में जितना थे हम 24 में उससे ज़्यादा होंगे। इसीलिए मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, 50% प्लस वोटर्स मेरे पास आए, कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी, और जो नड्डा जी का व्यक्तित्व है, और नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, और साथ साथ बूथों पर काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का जोश, जुनून और जज्बे से लैस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। यह कार्यकर्ता जब काम कर रहा है, अरे दूसरी पार्टियां तो अभी बूथ के बारे में सोच भी नहीं रही होगी, और हम बूथ के अध्यक्ष बनाकर बूथ पर काम कर रहे हैं। इसीलिए कोई मुकाबला नहीं है। अब की बार देश में 400 पार और बिहार में 40 का 40 पार।